नमस्कार दोस्तों हम भारतीय स्वभाव से ही बिल्कुल सहज भाव से पूरी तरह से हम लोग भावुक हैं। और ये भावनात्मकता, ये भावों में बह जाने वाली जो प्रवृत्ति है, कई बार हमें उबरने नहीं देती। हम किसी भी ऐतिहासिक शख्सियत को उसकी प्रतिभा के बल पर ऊपर नहीं लाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि उसकी ये प्रतिभा दिखाई जाए कि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी इतनी उपलब्धियां दर्ज कर ली, जबकि परिस्थितियां उतनी विपरीत भी नहीं होती जितना उसको हम प्रस्तुत कर देते हैं। मसलन हम किसी विद्वान को प्रस्तुत कर रहे हैं, ब्राह्मण को, तो पुराने काल से चली आ रही किसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण, शुरुआत ही दरिद्र ब्राह्मण के नाम से होती है। तो ये क्योंकि हमारी भाव प्रवणता है, हम ये सिद्ध करते हैं कि जो भी व्यक्ति बड़ा बना है वो गुदड़ी का लाल है, अर्थात वो विपरीत परिस्थितियों में भी वो विकसित हुआ है और आगे बढ़ा है। और इसी तरह से मुंशी प्रेमचंद आज भी, मुंशी शब्द भी उनके साथ, नाम के साथ लगाना बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन इसी नाम से पहचान बन गई। अकेले प्रेमचंद कहना भी अटपटा नहीं लगता, लेकिन एक पहचान की बात है। और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, जिनको आप उपन्यास सम्राट भी कहते हैं, और जितना ज़्यादा उन्होंने लिखा उतना शायद हमारे समकालीन साहित्यिक इतिहास में किसी ने भी नहीं लिखा। 300 से ज़्यादा कहानियाँ, ये छोटी मोटी बात है। 11 उपन्यास, जिनमें गोदान, सेवा सदन, प्रेम आश्रम जैसे चर्चित उपन्यास, और कहानियाँ भी ऐसी जिन पर फिल्में भी बनी और बहुत कुछ हुआ। और गोदान तो एक मुहावरा ही बन गई, उसके पात्र भी लोगों को ज़ुबानी याद हो गए। इससे बढ़िया लोकप्रियता का आलम क्या हो सकता है। और ब्रिटिश साम्राज्य में जिन लेखकों की पुस्तकें जलाने के लिए आदेश जारी करने पड़े उस साम्राज्यवादी सरकार को, उनमें प्रेमचंद भी थे। इनकी पुस्तक सोज़े वतन को चौराहे पर सारी प्रतियां एकत्र करके आग लगा दी गई थी। तो इतनी बड़ी शख्सियत, और जब हम उनके जीवन के बारे में चर्चा करनी आरंभ करते हैं तो हम उनको ये हमेशा कहते हैं कि बड़ी गरीबी में पैदा हुए, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, वो बहुत संपन्न परिवार में कहा जाता है कि वो गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मर गए। ये चर्चाएं भी व्यर्थ की हमारी भाव प्रवणता का एक तरीका है। और उनके सबसे जो करीबी जो समीक्षक हैं, जिन्होंने ज़्यादा इन पर अध्ययन, शायद सर्वाधिक अध्ययन किया है, वो हैं श्री कमल किशोर गोयनका। गोयनका से ज़्यादा किसी भी व्यक्ति ने भीतर से बाहर से प्रेमचंद को पूरी तरह से बड़ी गहराई के साथ नहीं देखा। और उनके जो उन्होंने जो एकत्र कुछ एक तथ्य सामने रखे हैं वो भी, और कुछ एक अन्य तथ्य जो विभिन्न शोधकों द्वारा रखे गए हैं, उनके अनुसार ये था कि प्रेमचंद का पहला वेतन 20 रुपये मासिक था। और वर्ष 1900 में जो 20 रुपये मासिक में ये वेतन प्रेमचंद ये मानते थे तब प्रेमचंद जी कि ये वेतन मेरी कल्पना की उड़ान से भी ज़्यादा है, इतना वेतन नहीं मिलता। उनकी कल्पना नहीं थी कि मुझे इतना बड़ा वेतन मिल जाएगा। 1921 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, तब उनका वेतन 150 रुपये उन दिनों बहुत होता था। और उसमें ये वो समय है जब सोने का भाव 20 रुपये तोला था। और ये आप सोचें कि उस मुद्रा में कितने रुपए बन गए, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और प्रेमचंद ने सबसे बड़ा एक प्रमाण ये भी मिलता है कि अपनी एकमात्र इकलौती बेटी कमला देवी के विवाह में 1929 में ये विवाह हुआ था, तब लगभग 7,000 रुपये खर्च किए थे। और ये 7,000 रुपये का आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी बड़ी राशि उस समय थी। ये इस बात का अनुमान ही सिर्फ लगाया जा सकता है। और 1929 के आसपास ही उन्होंने लम्ही गांव में प्रेमचंद ने लगभग 6 से 7,000 की राशि के बीच में अपना आवास बनाया था। उन दिनों का 6 और 7,000 की जो राशि थी वो किसी भी भव्य, अच्छे, ठीक ठाक मकान के लिए काफ़ी मानी जाती थी, निर्माण के लिए। बम्बई की फिल्मी कंपनी में नौकरी उन्होंने जब की 1934-35 में, तब उनका वेतन 800 रुपये मासिक था। 800 रुपये मासिक बहुत माना जाता था 34-35 में।
और जब वहाँ से लौटे बम्बई से तो ये भी उनके संस्मरणों में आता है। प्रेमचंद घर में नामक संस्मरण जो है उनके विषय में मिलते हैं, तो उसमें भी ये उल्लेख आता है कि जब बम्बई से लौटे तो वो हीरे की एक लौंग लेकर लौटे थे बेटी के लिए। और ये जो उस वक्त की जो राशि 800 रुपये की माना जाता है कि 800 रुपये का जो वेतन उनको एक फ़िल्म कंपनी में मिलता था, वो आज के लगभग 6-7 लाख के बराबर था, अगर आप सही मुद्रा का सही मूल्यांकन कर पाएँ तो। और उनके पास 2 बीमा पॉलिसियां थी, जो कि बहुत बड़ी बात मानी जाती थी उन दिनों में। एक भी होना बहुत बड़ी बात होती थी। 1936 में रेडियो दिल्ली से उनकी 2 कहानियों का पाठ हुआ और उन पे उनको 100 रुपया अलग अलग दोनों कहानियों पे पारिश्रमिक मिला। ये 1936 की बात है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये उस समय के 100 रुपये का तो ये जाता है कि आज के 1 लाख के बराबर है। तो ऐसा नहीं है, समय के अनुसार ये बात अलग है कि बहुत ज़्यादा समृद्ध कभी नहीं रहे। जो भी मिला उन्होंने लेखन पे, शोध पे या किसी की मदद के पे खर्च कर दिया, वो बातें अलग हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बहुत तंग दस्ती में जिए या उनको भुखमरी का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है मुंशी प्रेमचंद के बारे में। ये भ्रांतियाँ भाव प्रवणता के वश हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं।